फिर मैंने फटाफट मोबाइल से ऑन किया। एक सेकेंड ना, बट चलेगा। सो यू कैन कीप ऑन पोस्टिंग मी क्वेश्चंस गाइस, ओके। आज हम लोग, मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ जो आए थे, कुछ क्वेश्चंस। आदिल, एक्चुअली मैंने आपको वैसे रिप्लाई कर दिया है आपका क्वेश्चंस का कि बीए जो होता है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, हमें ये सारे बीआरडी, एफआरडी, एसआरएस, एफएसडी सब बनाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट के लिए, या इसमें से कोई एक? तो भाई, ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ना, ये आपके एजाइल स्क्रम में तो नहीं यूज़ होते हैं। एक आध डॉक्यूमेंट कोई भी बना सकते हो, एफआरएस एसआरएस जैसा, लेकिन एक ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्लाइंट इज आस्किंग, ओके। बाकी आप यूजर स्टोरीज एपिक्स ही बनाते हो। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे हैं ना आदिल, इसमें ये सारे यूज होते हैं आपके एजाइल आरयूपी मॉडल, सॉरी नॉट एजाइल, आरयूपी मॉडल में, एंड वाटरफॉल मॉडल, सिक्वेंशियल मॉडल। सो इन दोनों मॉडल्स में ये यूज होते हैं। अदर देन दैट डोंट। बट मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप लोग घबराते क्यों हैं यार कि डॉक्यूमेंटेशंस का? आप अपनी कोर जो स्ट्रेंथ है उसको उसको ऐसा बनाइए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है कभी भी, तो आप बना लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है यार? ठीक है ना? तो बेसिक स्किल्स तो आप मजबूत रखो ना अपनी, आप, ठीक है ना? बेसिक बेसिक स्किल्स आपकी मजबूत रहेंगी जब कोर फाउंडेशंस, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि कोई कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी मेथोलॉजी है। आपको कहा जाएगा तो आप बना देना, खाली आप जस्ट यू विल जस्ट बाय एक्स्ट्रा टाइम फॉर फ्रॉम योर मैनेजर और योर क्लाइंट, दैट्स इट, राइट? Otherwise, I think nothing is challenging here. Okay, so don't afraid with these documentations and all. Okay. Hey Subi, hi. Thanks for joining. Hey Rajshekhar, hi. Good morning. Thanks for joining. एक और क्वेश्चंस था। इन्होंने मुझे वंदिता ने बोला था नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे। आई डोंट नो शी इज ज्वाइनिंग और नॉट। गुड मॉर्निंग भाई आदिल। के ओके ओके ओके। I can give some example of the picking up a requirement. एक विशाल का आया था, एक सेशन देने के लिए बोल रहे थे वो कि डेवलप, देखो एंड टू एंड देने का, देखो कैसे हो पाएगा वो मुझे मालूम नहीं है यार, बट मैंने एक केस स्टडी का बनाया था यार ऑलरेडी। आप लोगों को केस स्टडी का अगर लिंक नहीं है तो मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा। आप उसको ऐसे समझिए, let me reiterate again, okay? So think, okay, I will come up with a different role, then you might understand the difference between the BA role and the other role, okay? The work, the chronology of the sequence of works and all that, okay? तो इसमें होता क्या है, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ डेवलपर का। डेवलपर का वर्क लाइफ साइकिल क्या होता है? अब डेवलपर ने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसको ब्रीफ किया कि भाई प्रोजेक्ट क्या है। इसके बाद वो क्या करेगा? अब वो समझेगा कि उसको करना क्या है, वो किस टेक्नोलॉजी में काम करेगा, जावा में है, डॉटनेट में है, ये चीज़ समझेगा वो, ठीक है ना? अच्छा, वो ये भी समझेगा कि उसको फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी करनी है, यानी कि एंगुलर वगैरह भी उसको आना चाहिए। उसको वो भी रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए सेपरेट टीम है, यूएक्स वगैरह। उसको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या उसके पास में डेटाबेस डिजाइनर सेपरेट टीम है, या उसको ही टेबल डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? जो कहते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर होता है डेवलपर प्लस फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। तो एज्यूम दैट ये केवल बैक एंड का है। बैक एंड इन द सेंस कोडिंग करेगा, एपीआईज लिखेगा, अगर कुछ डेटाबेस टेबल्स वगैरह बनानी है थोड़ी बहुत बना देगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो एज्यूम करिए ये रोल पे एक डेवलपर हायर हुआ, एक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। क्या करेगा वो? प्रोजेक्ट ब्रीफिंग मिल गई प्रोजेक्ट मैनेजर से, डिलीवरी टाइमलाइंस वगैरह उसको मालूम चल गया कि भाई हाँ, एंड टू एंड हमारा ये डिलीवरी टाइमलाइन है, ठीक है ना, ये शेड्यूल है, ये मेथोलॉजी है, ऐसे हम लोग काम करेंगे, ये वाटरफॉल चलेगा, नहीं तो एजाइल चलेगा, करेक्ट? अब वो डेवलपर क्या करेगा? अब डेवलपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया किस पे? जो उसको रिक्वायरमेंट दे कि करना क्या है। डेवलपर कैन नॉट इंटरप्रेट द रिक्वायरमेंट, और डेवलपर विल नॉट गो एंड
to the client and find out what is that requirement. It's the some intervene by the product owner or a business analyst who usually do for this job, for him this job. Okay, so now अभी स्टिक रहेंगे हम लोग डेवलपर पे, ठीक है। तो अब बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के पास में गया, रिक्वायरमेंट लिया, डॉक्यूमेंट किया। अब उसका दूसरा काम क्या है? उसका दूसरा काम है कि उसको ग्रूम करेगा, उस रिक्वायरमेंट को टीम के साथ ग्रूम करेगा। अब वो ग्रूम करके उनको अंडरस्टैंड करेगा कि भाई देखो ये रिक्वायरमेंट है। अब उसमें अगर वायर फ्रेम्स वगैरह है, फ्रंट एंड सोचो यूआई स्क्रीन है, तो वो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग भी बीए करके दे देगा, थोड़े बहुत वायर फ्रेम बना के दे देगा। अब डेवलपर क्या करेगा? जो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट थी उसको उसने पिक किया, कोड किया, यूनिट टेस्टिंग किया, पास हो गया, शिप कर दिया क्यूए एनवायरनमेंट पे। क्यूए एनवायरनमेंट ने उसको क्यूए ने टेस्ट किया, आगे बढ़ा दिया, और इसके बाद में बीए ने वैलिडेट कर दिया, सब कुछ अच्छा है, उसको शिप कर दिया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ये मैं स्प्रिंट वाइज बता रहा हूँ। अगर ये वाटरफॉल है तो उसमें और फेजेस आएंगे, यूएटी फेजेस और तमाम फेजेस। देखो, तो जनरली जब हम मेन शिपमेंट टू प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर यूएटी फेज हो सकता है। अगर क्लाइंट बोलता है कि उसके पास में सेपरेट टीम है, यूएटी करनी है हमको बिफोर प्रोडक्शन मूवमेंट, तो आप उसको प्रोडक्शन एनवायरमेंट, यूएटी एनवायरमेंट में मूव कर दो, और वहां से वो लोग वैलिडेट कर लेंगे, हैप्पी है तो प्रोडक्शन में मूव कर दो, खत्म। तो यहाँ पर आप देखिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ साइकिल कहाँ हो रही है कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब उसके पास में रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रिक्वायरमेंट उसको यूजर स्टोरी फॉर्मेट में चाहिए, नहीं तो बीआरडी एफआरएस को कुछ तो देना पड़ेगा उसको, और उसको रिक्वायरमेंट हमको ही समझानी पड़ेगी कि करना क्या है। ये जब चीजें हो जाती हैं तब वो कोडिंग करेगा। तो कोडिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेवलपर, वेयर एज एसेंशियल जॉब फॉर द बिजनेस एनालिस्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन। तो इसीलिए मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आपकी नजर आती है जब आप यूजर स्टोरी लिखते हो, जब आप एपिक लिखते हो, उसमें भी वो दिखती है। जब आप कोई ईमेल शूट करते हो, एक ईमेल ड्राफ्ट करते हो क्लाइंट को, देन आल्सो इट विल बी यूटिलाइज्ड। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अब वेस्ट हो जाएगा, अरे यार यहाँ तो यूजर स्टोरी लिखनी होती है, यहाँ तो डॉक्यूमेंट बनाने नहीं होते, क्या वेस्ट हो गया मेरा एफर्ट, मेरा स्किल सेट। अरे ऐसा नहीं है। आप अपने के बच्चे के स्कूल में कुछ एप्लीकेशन भी लिखते हो ना, वहां पे भी वो स्किल्स काम आएंगी आपकी, ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपके जो कोर है उसको मजबूत करके रखिए भाई, मैं बता रहा हूं आपको। तो बिजनेस एनालिस्ट ने क्या किया? बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन किया कंपनी में, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर ने ब्रीफ किया, भाई इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये हमारा क्लाइंट है, ऐसे आप शुरू करो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू करो। अब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू कर दिया आपने। अगर वो जाइल स्क्रम का है तो आप एपिक बनाना शुरू कर दोगे, एपिक बनाना शुरू कर दोगे। एपिक जैसे क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट दिया, आपने उसको ड्राफ्ट कर लिया, ड्राफ्ट आपने उसको फिर से क्लाइंट से वैलिडेट कर दिया, क्लाइंट ने बोला ओके, लो आगे बढ़ा दिया हमने, उस एपिक को हमने कंफर्म कर दिया, और उसको ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग यूजर स्टोरीज में। ये काम हो गया हमारा एजाइल स्क्रम में। अगर वाटरफॉल मॉडल है तो हम लोग बीआरडी बनाएंगे, एफआरएस बनाएंगे, एसआरएस बनाएंगे। जब पूरा साइन ऑफ हो जाए क्लाइंट से, तब हम आगे टीम को ग्रूम करके एग्जीक्यूट करवाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये रोल आप जब समझेंगे ना अलग अलग, तब आपको डिफरेंशिएशन मालूम चलेगा। अब डेवलपर हमारा है, वो तब तक वेट करेगा जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं अप्रूव करके ले आओगे, साइन ऑफ करके। डेवलपर लेता ही नहीं है, वो बोलता है भाई अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट लाओ मुझे, ये ड्राफ्ट वर्जन से काम नहीं चलेगा। आप आज बोल लो ये रिक्वायरमेंट है, अपने फाइनल वर्जन में आप बोलोगे ये रिक्वायरमेंट है, दूसरा है, तो मेरा तो कोडिंग एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो रिकोड करना पड़ेगा। तो ये रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोडिंग भाई ये डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा रखिए। और मैं आपके क्या बता रहा हूँ यार, मेरे ये जो इतने वीडियोस बनाए हैं यार, उसको आप अगर गो थ्रू कर लो ना, तो और गूगल से कोई केस स्टडी पकड़ लो, कोई एक केस स्टडी पकड़ लो, और उसमें अब आप बैठो 2-3 घंटा बैठो भाई दिन में, संडे के दिन है, संडे के दिन बैठो, केस स्टडी पकड़ लो। अब उस केस स्टडी में बीआरडी बनाने की कोशिश करो, भले 2 पेज की बनाओ। देखो बीआरडी एफआरए डॉक्यूमेंटेशन का पेज नंबर ऑफ पेजेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर केस स्टडी छोटी है तो मेरी 2 से 3 पेज में मैंने बीआरडी बना सकता हूं। अगर बीआरडी नहीं बनानी है तो मैं उसमें एक दो एपिक, और उसके अंदर मैं एक एपिक के अंदर 5-6 स्टोरी 10 स्टोरीज करके मैं एक पूरा बैकलॉग क्रिएट कर सकता हूं। तो आप बना लो, वहां से आपको मालूम चलेगा आप कितने पानी में हो। पहली चीज बता रहा हूं,
जब आपको लगे कि हाँ मैं कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे शूट करो, मैं हेल्प करूंगा ना आपको, बट वो इफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। और बीआरटी का एफआरएस का सारा तो बना रखा है वीडियो यार, उसको देखो तो आप लोग कम से कम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या है देखें जरा। हे राज, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो बी अमन, आई लर्न सो मेनी थिंग्स ऑफ योर वीडियोज बट द इंटरव्यू वाज डिफरेंट क्वेश्चंस, दे डोंट नो मी, व्हाट कैन वी डू। ओके, देखिए ये सब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन, देखो दो तरह के इंटरव्यूअर्स होते हैं। एक इंटरव्यूअर होता है, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ देखो, तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपने स्किल सेट्स के बेस में, ना कि जो ट्रेंडिंग गूगल क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे नहीं लेता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजी, मैं भी सरप्राइज होता हूँ कभी कभी, लोग मुझे पूछते हैं क्वेश्चन से, डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजीज क्वेश्चंस, क्या है यार वो, रियल टाइम में उसका यूटिलाइजेशन क्या है मुझे बताओ आप यार। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग, उसमें सिंपल जो बेसिक चीज़ें आपको बताई है ना मैंने, वही सारी यूज़ होती हैं। बट हाँ, उसमें महारत आपको हासिल होनी चाहिए, क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, इसमें ही आप अगर पूरा परफेक्ट हो जाओ तो आपको किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कितना भी आप बुकिश नॉलेज ले लो, आपको क्लाइंट इंटरेक्शन का तरीका नहीं मालूम है, क्लाइंट नाराज हो जा रहा है, क्लाइंट आप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा, आप रिक्वायरमेंट कैसे ले रहे हो, हैंडल कैसे कर रहे हो, चेंज रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एमओएम नहीं भेज पा रहे हो, तो क्या करोगे आप फिर। तो जो कोर स्किल्स हैं यही काम आती हैं आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में। और जितनी नई नई टर्मिनोलॉजीज है ना, ये पता नहीं भगवान जाने क्या है वो, बट ये चल रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो सीखिए आप नई चीजें, लेकिन कोर स्किल्स पे ही 90% आपका पूरा जॉब जो है, 90% वो कोर स्किल्स पे ही चलता है। इंटरेक्शन स्किल्स विद क्लाइंट, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, और जो आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइन का ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो जो डिलीवरी आपने कमिट की है उस डिलीवरी में, टाइमलाइन में आपको डिलीवर करना, ये चीज बस कर लो, आपको कोई प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। ठीक है ना। तो इंटरव्यूअर जब आपको क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये दूसरे तरीके का है इंटरव्यू। आई होप यू विल गाइड द काइंड ऑफ इंटरव्यू वेयर द रियलिस्टिक क्वेश्चन जो एक्चुअल यूटिलाइज होते हैं, उस तरह के इंटरव्यूअर आपको, इस तरह की कंपनी में आपको चांस मिले इंटरव्यू देने का। आई विश यू लक फॉर दैट। और बुकिश नॉलेज का कोई एंड नहीं है, आप या तो फिर रोज 1 घंटा 2 घंटा आप गूगल में बैठिए, टॉप ट्रेंडिंग बीए क्वेश्चंस, आप वहां पर उसको प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। भाई क्या करेंगे फिर हम, अगर किसी को बुकिश नॉलेज ही देखनी है तो, ठीक है ना। और मैंने फिर वही बोलता हूँ, आप देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक्स, डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब बनाते हैं, एपिक कैसे बनाते हैं, यूजर स्टोरी कैसे बनाते हैं, एपिक्स एजाइल सेरेमनीज क्या क्या होती हैं, बीए का रोल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है ये पीओ एंड प्रोडक्ट मैनेजर रोल, ये बहुत लोग पूछ लेते हैं। जो कोर 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 क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। रिलीज टाइम, रिलीज प्रोजेक्शन कैसे करते हो, रिलीज प्लानिंग कैसे करते हो, और रिलीज प्लानिंग का भी एक शायद मैंने वीडियो बनाया था, एजाइल स्क्रम में ही मैंने दिखाया आपको, जीरा वाले में, जीरा में कैसे बनाते हैं रिलीज प्लानिंग, ठीक है ना। तो वो आप कर लीजिए, ठीक है ना। और डे टू डे आपका चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हो, समझ रहे हो ना आप। भाई डेली डेली एज ए बीए आप तो चैलेंजेस के बीच में ही रहते हो। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट नहीं दिया, आप परेशान घूम रहे हो, क्लाइंट आपके रिक्वायरमेंट कंफर्म नहीं कर रहा, आप परेशान घूम रहे हो। आप बीए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज में रहता है। डेवलपर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, डेवलपर समझ नहीं रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और अच्छा एक्सप्लेन करो, आपने अपना बेस्ट दे दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो चैलेंजेस तो हम लोग के साथ रहते ही हैं। अच्छा, और फिर मिड ऑफ स्प्रिंट हो गया, वो उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो पाया अभी तक इस यूजर स्टोरी का, तो हमारा वो या तो स्प्लिट होगा या तो स्पिल ओवर होगा, वो एक प्रॉब्लम। आप क्या एक्सप्लेन करोगे, डेवलपर क्यों नहीं कर पाया, डेवलपर भी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों नहीं कर पाया, लेकिन एज ए प्रोडक्ट ओनर आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट क्लैरिटी नहीं थी, ये क्या हुआ। तो ये चैलेंजेस आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये। और वो भी पूछा जाता है कि क्लाइंट के साथ में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं कभी। तो क्लाइंट के साथ में चैलेंजेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं,
वैलिडेशन से हो सकते हैं, साइन ऑफ से हो सकते हैं कि क्लाइंट साइन ऑफ नहीं कर रहा है, या रिक्वायरमेंट वैलिडेट नहीं कर रहा है, या रिक्वायरमेंट दे ही नहीं रहा, उसके पास टाइम नहीं है। तो इस ये 3 मेजॉरिटी चैलेंजेस होते हैं जब हम क्लाइंट के साथ में जाते हैं, ठीक है ना। तो इन बेसिक चीज़ों पे आप थोड़ी सी अपने फोकस करिए। और मेरे ख्याल से बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ आपका मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बुकिश क्वेश्चन, तो भाई आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए। डेली जो है 1 घंटा बैठिए, टॉप ट्रेंडिंग बीए क्वेश्चंस ऑन गूगल आपको दे देगा कुछ ना कुछ, तैयारी कर लीजिए उस चीज़ की, ठीक है ना। और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें? हाय विकी, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सुबी, आई थिंक आई ट्राई टू आंसर यू, ओके। Please ping me if you something you are still need help. Okay. I have one question. What will be the initial steps in developing a new application? अच्छा, very good question, Vicky. Thanks for asking this question. सबसे पहला होता है जो भी डेवलपर, सबसे पहला फेज क्या होता है जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है? सबसे पहला तो देखो भाई, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्लैरिटी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्लैरिटी बीए बना के दे देगा, लेकिन डेवलपर के लिए एक और चीज बहुत डिपेंडेंट होती है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होने वाली है इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर क्या होगा उस प्रोजेक्ट का। तो यहां पर काम आती है आर्किटेक्ट्स का। जो आपके सिस्टम आर्किटेक्ट्स या सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस चीज को डिजाइन करते हैं, वो बताते हैं, वो फ्रेमवर्क देते हैं आपको कि डॉट नेट हम लोग बनाएंगे, डॉट नेट कोड यहाँ पे होस्ट होगा, ये इसकी रिपोजिटरी होगी, ये पीआई हम लोग बनाएंगे, उसकी रिपोजिटरी यहाँ पे होस्ट करेंगे हम लोग बैकएंड में ये ऑरेकल यूज़ करेंगे, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज़ करेंगे या नो सिक्वल यूज़ करेंगे, वो बताता है वो। फ्रंट एंड में हम लोग जो कहते हैं ना फ्रंट एंड डिजाइनिंग है, उसमें एंगुलर जाएगा कि रिएक्ट जेएस जाएगा, क्या जाएगा वो बताता है वो। तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो आर्किटेक्चर है वो बना के देता है। रिक्वायरमेंट हमने दे दी, अब डेवलपर क्या करेगा, इन दोनों चीज को समझेगा और उसी हिसाब से कोडिंग शुरू करेगा, ठीक है ना। तो इसमें यही दो चीज की डिपेंडेंसी डेवलपर के साथ रहती है। ये दो चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेगा डेवलपर अपने डेवऑप्स इंजीनियर, नहीं तो अगर वो खुद के उसके पास खुद की भी अपने पास एक्सेस है तो उसका वो क्या करेगा, यूज करते हुए डेव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। डेव इन्वायरमेंट समझते हैं? वो इन्वायरमेंट जहां पर डेवलपर कोडिंग करेगा, कोडिंग करके सबमिट करेगा अपने कोड को, वो होता है डेव इन्वायरमेंट। जहां पर वो अपनी यूनिट टेस्टिंग करेगा, वो ये होता है डेव इन्वायरमेंट। वो डेव इन्वायरमेंट पे क्रिएट कर लिया उसने, यूनिट टेस्टिंग कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। अब एक और इन्वायरमेंट बनेगा, क्यूए इन्वायरमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट। तो डेवलपर क्या करेगा, अपने जो डेवलपर वाले कोड था उसको ब्रांच को उसको पुश कर देगा, कहाँ पे, क्यूए इन्वायरमेंट में पुश कर देगा अपने कोड को। तो वहां पर टेस्टर रहेगा, टेस्टर टेस्ट कर लेगा, टेस्टर को सब अच्छा मिलेगा, फंक्शनल टेस्टिंग अच्छा हो गया। अब मान लिया आपके पास में एसआईटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, एनएफआर रिक्वायरमेंट टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल इन्वायरमेंट। तो वहां पर वो डेवलपर क्या करेगा या डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, आपका जो वैलिडेटेड कोड है टेस्ट इन्वायरमेंट से उसको पुश कर देगा एपीआई जो या एसआईटी इन्वायरमेंट या एनएफआर इन्वायरमेंट में। अब एनएफआर इन्वायरमेंट के लिए सेपरेट टीम हो सकती है टेस्टिंग के लिए, नहीं तो आपकी कोई क्यूए एक्सपर्ट टीम होगी जो उसको वैलिडेट करेगी। मान लिया वो वहां पे भी हैप्पी है, अब वहां से जाएगा यूएटी में, यूएटी से जाएगा प्रोडक्शन में। अब आफ्टर यूटी अगर डेवलपर क्यूए को कोई इशू मिल रहा है टेस्ट इन्वायरमेंट में, तो क्यूए क्या करेगा, एक इशू लॉन्च कर देगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, फिर से रीडिप्लॉय करेगा अपना कोड को, कहां पर, टेस्ट इन्वायरमेंट में ही। तो जब तक टेस्टिंग टीम सेटिस्फाई नहीं होगी, कोड नेक्स्ट इन्वायरमेंट में नहीं जाता है। तो ये टेस्टर कीप ऑन इशूइंग यू बग्स इफ इट इज नॉट मैचिंग टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और डेवलपर ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है मान लिया, तो कोड डेवलपर क्या करेगा कि उसको फिक्स करेगा इशू को और फिर से रीडिप्लॉय करेगा। रीडिप्लॉय करके क्यूए के पास जाएगा, वो बोलेगा भाई मैंने फिक्स कर दिया, आप इशू को देखो। तो क्यूए फिर क्या करेगा, फिर से वैलिडेट करेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ठीक है, अगर उस फिक्स की वजह से कोई कोड रिग्रेशन हो गया, कुछ और नया इशू जनरेट हो गया, तो फिर से वो इशू लॉन्च कर सकता है। ये कीप ऑन चलता रह सकता है, देयर इज नो एंडिंग ऑफ दैट। अगर इसकी वजह से स्प्रिंट डिलीवरी डिले हो रही है, इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ द क्यूए, इट्स अ फॉल्ट ऑफ द डेवलपर।
क्योंकि डेवलपर उसको प्रॉपरली यूनिट टेस्टिंग नहीं कर रहा है। आप देखिए, डेवलपर जब कोड कोड फिक्स करता है, कोड लिखता है या इशू फिक्स करता है, उसको यूनिट टेस्टिंग करनी चाहिए। अपने पास से श्योर करेगा तभी तो आगे बोलेगा भाई हाँ मैं पूरा श्योर हूँ, मेरा कोड बहुत बढ़िया है, आप टेस्ट करो। अब अगर वो नहीं कर रहा, कीप ऑन पुशिंग करे, तो रेट्रो में ये सब हम लोग उसको पकड़ेंगे, भाई ऐसा है। अब बताओ तुम क्यों यार भाई छोटे छोटे चीजें इशू क्यों आ रही है डेवलपर को, क्यूए को? ये छोटी इश्यूज तुमने क्यों नहीं पिक किया अपने यूनिट टेस्टिंग में? तो ये रेट्रोस्पेक्टिंग में स्प्रिंट रेट्रो जो होता है ना डेमो के बाद में, तो वहां पर हम लोग पकड़ते हैं फिर। तो डेवलपर क्या करता है, अच्छा अच्छा नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से कोडिंग करूंगा, अच्छा से यूनिट टेस्टिंग करूंगा। तो ये होती है लाइफ साइकिल, ठीक है ना, डेवलपर की, ठीक है ना। हे अनंत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई एम हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग ऑपरेशन, वेलकम। बहुत अच्छी बात है भैया। बट माई कम्युनिटी इज पुअर, डज इट नेसेसरी फॉर बीए? बट कम्युनिकेशन इज प्योर। हाँ सॉरी, जस्ट स्पेल रॉन्ग। अरे कम्युनिकेशन तो चाहिए अनंत भाई यार। देखो अपना काम ही है कि हम क्लाइंट से मिलें। अच्छा क्लाइंट भी कैसा, अगर वो लोकल क्लाइंट हुआ इंडिया का तो चलो चल जाएगा आपका काम टूटी फूटी इंग्लिश से, या अगर नॉर्थ साइड का है तो हिंदी से, अगर साउथ में आपका तो आपकी लोकल लैंग्वेज में काम चल जाएगा। अगर वो तो बिलोंग कर गया कहीं बाहर का, तो क्या करोगे आप? यूके का मिल गया आपको क्लाइंट, यूएस का मिल गया, ऑस्ट्रेलिया का मिल गया, क्या करोगे आप? तो इंग्लिश तो भैया जरूरी है। आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इंग्लिश का। वॉच हॉलीवुड मूवीज, नॉट इन हिंदी डब्ड, वॉच इन ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है ना। वहां से आपको वोकैबलरी कैच करने का अच्छा आ जाएगा। और वेन एवर यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद इन योर फ्रेंड सर्किल, try to speak in English. When I must say, you might be working with some other organization and you might be dealing with the local customers, right? Try to speak in English. That way, see, there is no harm if you're saying something, spelling out correctly, calling out some wording wrong, or using a verb. क्या करना है भाई उससे? आप अपना प्रैक्टिस करो। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग बीटेक में थे, मैं 2003-4 की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग कस्टमर केयर में फ़ोन लगाते थे। पता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि नहीं लाइव में, बट ये करते थे हम लोग। कस्टमर केयर में हम लोग लगाते थे फ़ोन, कोई भी कस्टमर केयर में, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली वो लोग इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अपन वहाँ पे अपनी इंग्लिश देख लिया करते थे कितने पानी में है। तो इंग्लिश का उनसे कुछ भी शुरू कर दो आप, आई एम लुकिंग फॉर दिस सर्विस, और जो भी है आप शुरू कर दो कुछ तो भी। तो वहाँ से आपका थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा परेशान मत करिएगा, बट आप कभी कभी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब जब टेस्ट करना हो आपको, तो कम से कम उनके मैचिंग तक तो ले ही आओ यार अपने को, ठीक है ना। उनके मैचिंग तक ले आओगे तो फिर लोकल कस्टमर से या कोई भी क्लाइंट हो, देखो लोकल क्लाइंट को आप हैंडल कर सकोगे छोटे मोटे प्रैक्टिस से। लेकिन इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके यूएस के हो गए, यूके के हो गए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसकी उनकी वोकैबलरी जो होती है ना, और ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं और ऐसे ऐसे फ्लुएंसी में बोल जाएंगे, आपको पकड़ में नहीं आएगा। दैट ऑलवेज कम्स व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस, व्हेन यू गेट चांस, देन ओनली इट विल कम। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, देखो आपको, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए इंडिया में, until unless you never interacted with such clients, आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप डरोगे। आप डरोगे डरोगे बिकॉज नॉट बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश। द फियर कम्स बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट, जो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, ठीक है ना, जो फ्लुएंसी यूज करते हैं, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, देखो, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से चला जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ मिलता है आपको चांस तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करिए जहाँ पर उस तरह की फ्लुएंसी सिखाई जाती हो भाई, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन फटाफट उठाता हूँ। क्या है अनंत, आई थिंक आई हैव ट्राई आंसर्ड भाई। ओके, बैंकिंग डोमेन आपका है, बहुत अच्छी बात है भाई। बैंकिंग डोमेन बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। थोड़ी सी आप अपना इंग्लिश मजबूत कर लो, आप बिल्कुल चमक जाओगे सितारे की तरह भाई, बता रहा हूँ। इज बी एन प्रोडक्ट ऑनर आर आइडेंटिकल पोस्ट टू ईच अदर, इफ नो सो डिफाइन प्लीज, ठीक है।
आदिल बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। देखो बीए प्रोडक्ट ऑनर का कोई डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज मैं बता रहा हूँ दोनों की स्किल सेट सेम होती हैं, बट जो प्रोडक्ट ऑनर है वो बहुत ही स्पेसिफिक एजाइल स्क्रम में कॉल किया जाता है, ठीक है ना। एजाइल स्क्रम जब रहता है तो वहाँ पर पीओ बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑनर। देयर इज नो रोल ऑफ बीए इन एजाइल स्क्रम इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। वहाँ पे बीए रोल कुछ होता ही नहीं है। बीए रोल आता है आपका आईयूपी मॉडल में, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस में, उसका एक वीडियो है देख लीजिएगा। ये वाला होता है ना, कौन सा सिक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वहाँ पर आता है काम। वहाँ पर वो लोग उसको बोलते हैं बीए, रोल को बीए बोला जाता है। अगर मैं देखूं तो मैं एज ए बीए मैंने वाटरफॉल में काम किया है, मैं एज ए पीओ एजाइल स्क्रम वाले में काम किया है, क्योंकि मेरे पास दोनों स्किल सेट्स हैं। तो अगर कोई कहता है नहीं मैं बीए हूँ, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आता है, तो मैं पीओ रोल के लिए फिट नहीं होता हूँ, तो भैया आपकी ये बहुत बड़ी वो कमी है यार। थोड़ी सी स्किल सेट्स इंप्रूव कर लो, पीओ रोल को भी ले लो अपने स्किल सेट्स में, ताकि उस तरह की जॉब भी आप एक्वायर कर सको, ठीक है ना। तो आदिल भाई दोनों सेम होती हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आपके स्किल सेट्स इंप्रूव कर लो, दोनों रोल में फिट हो जाओगे आप, ठीक है ना। और कोई रोल का चेंज नहीं है, खाली हम लोग जो एग्जीक्यूशन करते हैं ना, अब वहां पर हम यूजर स्टोरी बनाते हैं एजाइल स्क्रम में, वहां पर वो सब नहीं होता है। वहां पर सीधा सीधा खाली हम बीआरडी एफआरडी सारे सब बना के दे देते हैं, वहां पे यूजर स्टोरी तो बनती नहीं है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हेलो अमन सर, वेयर डू वी यूज बीडीडी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ चेकलिस्ट फॉर्मेट? चेकलिस्ट कुछ भी नहीं होता है भाई। नाउ हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। से बीडीडी होता है बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट, मतलब ऐसा व्हेन गिवन व्हेन देन। ये एक फॉर्मेट होता है राइटिंग ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसका एक मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने शायद एक्सप्लेन किया था इसको, आप और थोड़ा डिटेल में जाकर आप देख लीजिएगा मेरा लास्ट वीडियो जो है लाइव में, ठीक है ना। तो बीडीडी में क्या होता है, ये एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट से लिखा गया था। ये बेसिकली स्केल्ड एजाइल का प्रोसेस है, एजाइल स्क्रम का प्रोसेस नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये स्केल्ड एजाइल में यूज होता है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसको एजाइल स्क्रम में भी आप यूज कर सकते हो। जब आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हो ना कि एप्लीकेशन शुड डू दिस दिस दिस, एप्लीकेशन शुड डू दिस, एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड वैलिड कस्टमर आईडी, एप्लीकेशन शुड जनरेट यूनिक रेफरेंस नंबर, कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मान लिया। तो वहां पे बीडीडी फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? व्हेन एप्लीकेशन इज इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड, given customer information is given, then application should generate customer ID, given when then। ये क्या करेगा? ये क्यूए लोगों को थोड़ा और हेल्प करने के लिए बनाया गया। मैं आपको बताऊं क्यूए लोग क्या करेंगे, अब उनको गिवन व्हेन देन फॉर्मेट मिल गया तो सोचो उनको कुछ सोचना ही नहीं है, उनके टेस्ट केसेस तो बिल्कुल पक्के हो गए, क्योंकि गिवन में आप वहां पे डेटा पॉइंट्स भी दे सकते हो। डेटा पॉइंट्स हमने प्रोवाइड किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम ये, मोबाइल नंबर ये, उनको टेस्ट डेटा भी मिल जाता है इस फॉर्मेट में, गिवन व्हेन देन में। उनको तो कुछ करना ही नहीं है। सोचो जब वो टेस्ट केस लिखेंगे आपके गिवन व्हेन देन से टेस्ट डेटा भी उठा लेंगे वो। तो ये उनके इजीनेस के लिए है। और मेरे हिसाब से भाई बीए को अगर पीओ को अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख रहा है तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख सकता है। और कोई भी टेस्टर हो या डेवलपर हो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्या लिखना चाह रहा है। यहाँ पर बाउंडिंग काम आती है ना, और कितना डिटेल में आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर का बहुत ही अच्छे से ग्रेनुलर लेवल में आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा है, कोई भी समझ जाएगा उसको। थोड़ा यार बहुत जरूरी मान लिया आपने ग्रूमिंग में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्या है, ठीक है ना। लेकिन बीडीडी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। आप जितनी देर में 2 यूजर स्टोरी लिख दोगे, बीडीडी फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है तो एक ही स्टोरी लिख पाओगे भैया, साफ बात बता रहा हूँ। ये हो सकता है 3:1 ऑल्सो, जहाँ पे 3 यूजर स्टोरी लिख लोगे वहां आपको एक ही स्टोरी लिख पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखने में टाइम लगता है। और ये हमको ही आता है लिखने को यार, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया जाता है, आप ही लिख के दो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। नाउ आई थिंक आई ट्राई टू आंसर यू। ओके योगेश, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। डू बीए नीड टू नो द सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस यूज टू डेवलप एप्लीकेशन? नो 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 नो, वी डोंट नीड टू डू दैट।
और डू क्लाइंट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन वाइल रिक्वायरिंग, नहीं क्लाइंट क्यों आपको बताएगा, ये सब आर्किटेक्ट्स लोग, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स लोग कवर करते हैं। BA should focus on the functional and business requirements. First business requirement, then functional requirement. That's it. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो कोडिंग में कभी भी नहीं, आप जा सकते हो API में, कि कौन से सिस्टम से API इंटीग्रेशंस होंगे, वो आपको करना पड़ेगा। देखिए एज ए BA और PO कौन कौन से सिस्टम से आपको इंटरेक्ट करना है, API रिक्वायरमेंट्स वो आपको ही करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है, जो आप UI डिज़ाइन करते हो ना, वायर फ्रेम्स, पेंसिल पे, बल्सामिक पे, कोई भी टूल ले लो, तो फील्ड लेवल डिटेल्स देते हो ना, तो उसमें आप डेटा टाइप लिखते हो, वो थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको आनी चाहिए। देखो मिल लेंथ क्या हो सकती है इस फील्ड की, मैक्स लेंथ क्या होगी, टाइप क्या होगा, वैरकैर होगा, एन वैरकैर होगा, या ओनली न्यूमेरिक होगा, या ओनली टेक्स्ट फील्ड होगा, वो डिटेल्स आप दे दो। तो जब डेवलपर उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, जब वो बैकएंड टेबल बनाएगा, तो आपके ही इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएगा वो। तो कहीं ना कहीं आप डेटाबेस टेबल डिजाइनिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप। बट भैया .NET जावा ये सब तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए डेवलपर है। अगर आप भी ये करने लग गए तो डेवलपर की क्या ज़रूरत है, मुझे बताओ आप। फिर तो कोडिंग भी आप ही कर लो, तो ये सारा ही आप पूरा प्रोजेक्ट ही आप बना लोगे फिर, तो डेवलपर की ज़रूरत ही क्या है फिर। ठीक है ना। तो कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो भैया बता दो कि आपके पास में प्रोजेक्ट में डेवलपर्स नहीं है क्या, आप क्या कोडिंग भी BA से करवाना चाहते हो क्या, आप पूछ लो उनसे। ठीक है ना। Yogesh, okay. So next, Harsh. Hi, Harsh. Thanks for joining. By do PM also involved in client meeting? PM देखो वो पैसिव इनवाइट होता है, पैसिव इनवाइट, एक्टिव इनवाइट नहीं होता है। वो लिजनर होता है केवल, वो पीछे बैठ के मीटिंग में रह सकता है, और वो मैंडेटरी भी नहीं होता, ऑप्शनल इनवाइट होता है। कभी भी जब क्लाइंट के साथ में मीटिंग इनवाइट सेंड करोगे क्लाइंट के साथ में रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, तो वो ऑप्शनल इनवाइट में रखा जाता है PM, सो दैट ही विल बी अवेयर। वो है क्या RCI मैट्रिक्स, भूल गए, इन्फॉर्म्ड, वो इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्म्ड कैटेगरी कैसे होगी, आप उनको CC में रखो। आप जो भी काम कर रहे हो PM को CC में रख के करो, ताकि उनको अवेयरनेस रहे कि हाँ ये BA क्या कर रहा है, किन से कब मिला, क्या रिक्वायरमेंट। अब आपने MOM मीटिंग के बाद MOM भेजोगे तो उसमें PM को लूप में रहेगा, तो उससे उसको अवेयरनेस रहती है, प्रोजेक्ट स्टेटस मालूम चलता है। अगर उनको किसी और को रिप्लाई करना है, प्रोजेक्ट स्टेटस देना है, तो ही विल बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज प्रोजेक्ट। दैट्स वाई वी always keep PM in the CC। PM कभी भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेगा। इट्स दी PO और BA रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। आई होप आई ट्राई टू क्लियर यू। ओके। तो ऑलवेज आप PM को लूप में जरूर रखो भाई, जरूर रखो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। हाँ, now what is the exact role of solution architect in agile scrum team? I think I have enough explained now। वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होनी है, बैकएंड सोल्यूशन कौन सा यूज़ होना है, ऑरेकल की SQL, ये सब, API कहाँ होस्ट होंगी, API मैनेजर पे एज्योर के की कहाँ पर, वो ऑरेकल इंटीग्रेशन लेयर पे कहाँ पे होगी, वो डिफाइन करता है। ठीक है ना। और ये कहने का मतलब एक पूरा आर्किटेक्चर डायग्राम बनाता है, उसमें बताता है कि कोड कहाँ पे डिप्लॉय होगा, है ना, बैक एंड डेटा कहाँ स्टोर होगा, फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, API इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये पूरा आर्किटेक्चर देता है वो। ठीक है ना। डेवलपर उसको फॉलो करता है फिर। ठीक है ना। ये काम होता है आर्किटेक्ट्स का, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स का। ठीक है ना। सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स आपको देखो दो डिफरेंस है कि इस पे एक और पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम आर्किटेक्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो किसी को मालूम है, पता नहीं किसी को मालूम है कि नहीं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो सिस्टम आर्किटेक्ट होता है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड आर्किटेक्ट्स डिजाइनिंग देता है।
सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो होता है वो कई प्रोजेक्ट्स का, जैसे आपको बताता हूँ मैं, आपके पास में 3-4 मॉड्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है, 3-4 मॉड्यूल के सेपरेट स्ट्रीम लाइन है, उनके अपने टीम है, तो उन सब का टीम का अपना अपना सिस्टम आर्किटेक्ट हो सकता है, बट उन सब चारों या पांचों ग्रुप का एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो सकता है। तो सिस्टम आर्किटेक्ट रिपोर्ट टू सोल्यूशन आर्किटेक्ट। और एक इंटरप्राइज आर्किटेक्ट होता है। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकता है या पूरे अकाउंट लेवल पे हो सकता है। यानी कि अगर सोचो उस क्लाइंट के अकाउंट में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उस पूरे क्लाइंट के अकाउंट पे एक इंटरप्राइज आर्किटेक्ट होता है, वो पूरे उस क्लाइंट का आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट इस टीम लेवल का करता है और इंडिविजुअल टीम लेवल पे सिस्टम आर्किटेक्ट काम करता है। तो ये हायरार्की होती है आर्किटेक्ट्स की, ठीक है ना। और एज ए बी एंड पीओ यू माइट बी वर्किंग एट 2 levels, सिस्टम आर्किटेक्ट लेवल एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल। Generally enterprise architect level, sometimes I personally interacted. Okay, my hierarchy, my company hierarchy was so flat, I got the chance, but generally these 2 level you interact. Enterprise architect, these solution architect get that information and pass to the team. Okay, ऐसा चलता है, because it might be busy in so many things, right? So not having chance to go and answer everybody, right? That's why. What next question? Okay. Okay. What is the NENA framework level changes? Too many questions, guys. Please, just little give me some time. Architect. Okay. Harsh Munjal, hi. How architect decide टेक स्टैक? अबे उसका काम ही वही है हर्ष, उसका काम है ना, और वही प्रपोज करता है ना कि हाँ आपके आपके जो सोल्यूशन आप क्लाइंट आप देख रहे हो, ये इसके लिए ये फेस्ट ये स्केलेबल रहेगा, ये हम लोग उसको आगे चल के अगर कुछ अमेंडमेंट करना है या किसी और टेक्नोलॉजी पे मूव करना है तो अच्छा रहता है। ये चीज़ें होती हैं उसमें ना। तो ये इसका एक और क्लाइंट की तरफ से, अगर क्लाइंट की तरफ से कोई आर्किटेक्ट है तो वो भी दे सकता है ये रिक्वायरमेंट कि भाई हमारा प्रोजेक्ट इन टेक्नोलॉजी पे बनेगा, ठीक है, हमारा वाला फॉलो कर लेगा उसको। अगर क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट इज नॉट सो टेक्नोलॉजी अवेयर्ड काइंड ऑफ पीपल, तो वो आप पे डिपेंड रहेगा, बिकॉज यू आर द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, तो आप उसको सजेस्ट करो। तो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है क्लाइंट साइड का, नीदर इधर आपका साइड का, कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम होगा, ठीक है ना। उसका उसका वही तो काम है ना। विकी, व्हाट इज द मीन बाय फ्रेमवर्क लेवल चेंजेस? डज इट रिलेटेड टू द रूल इंजन और यूआई इंटरफेस चेंजेस? फ्रेमवर्क लेवल चेंजेस, फ्रेमवर्क में आई थिंक ये जो डेटा कहाँ से कहाँ पे फ्लो करना है इसकी बारे में बात होती है, ठीक है ना। रूल इंजन इज अ टूल, जो एज्योर में एज्योर लॉजिक ऐप होता है। देखो मैं एज्योर के बारे में ज़्यादा जानता हूँ इसलिए मैं एज्योर को कॉल आउट करता हूँ। एज्योर में लॉजिक ऐप्स होता है, टूल होता है, वो इंटरप्राइज लेवल लाइसेंसिंग में आपको मिलता है वो, वहाँ पर आप रूल इंजन कॉन्फ़िगर करते हो, तो ये टूल है। देखो ये जो फ्रेमवर्क आपने बताया ना ये डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। ये सारा आर्किटेक्ट्स डिसाइड करता है कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, डेटा एक्सचेंज कैसे, किन किन सिस्टम्स के बीच में डेटा कैसे एक्सचेंज हो रहा है, अगर इंटर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं उनके उनके बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, वो सारा फ्रेमवर्क में आता है। यूआई इंटरफेस चेंज का फ्रेमवर्क से कोई रिलेटेड ही नहीं है यार। यूआई इंटरफेस क्या है, हाँ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होनी है, रिएक्ट होनी है कि एंगुलर, रिएक्ट जेएस होनी है कि एंगुलर होनी है, वो डिसीजंस होता है वो, बट वो भी टेक्नोलॉजी स्टैक में आता है, फ्रेमवर्क में नहीं आता, ठीक है ना। और क्या है और क्वेश्चन क्या है? Now, other than BA work, what other skills do we need to have for a PO role? बताया मैंने आपको। नाउ PO रोल के लिए आपको एजाइल स्क्रम पे पूरी मास्टरी होनी चाहिए, और आपको पास में ये रिलीज प्लानिंग का होना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स निकालने का होना चाहिए, वो वेलोसिटी रिपोर्ट, ठीक है, टीम स्प्रिंट बर्न डाउन,
स्प्रिंट वेलोसिटी, ये सब रिपोर्ट्स आपको आने चाहिए। तो एजाइल स्क्रम पे फोकस करिए, आपको पूरी सेरेमनीज का पूरा कंठस्थ होना चाहिए। ये मैं आपको बोलता हूँ एज ए पीयू एक्स्ट्रा स्किल्स, ठीक है ना। चेतन, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चेतन। Sir, I'm from customer products domain in sales functions. Okay, I search in Naukri operations openings बहुत कम है सर इन CPG. ओके, व्हाट कैन आई डू इन स्विच डोमेन? नहीं, आप डोमेन स्विच करने के लिए देखिए जो आपका स्किल्स, देखिए आपकी जो कस्टमर फेसिंग स्किल्स है, इवन दो लोकल कस्टमर, बट इट कुड बी मोर देन एनी अदर पर्सन हु नेवर इंटरेक्टेड विद अदर पीपल इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आई सजेस्ट यू गो फॉर द पीएम रोल, प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। इन रोल में आप जाएंगे तो आपको ये आपका जो करंट स्किल सेट्स है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने प्रेशर हैंडल किया है, आपने आपने टारगेट्स अचीव किए हैं, आपने डिलीवरीज की हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीएम, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पीएमपी सर्टिफिकेशन कर लो भाई, अगर आपके पास में वाकई टाइम है और पैशन है इस प्रोफाइल में जाने का, पीएमपी सर्टिफिकेशन कर लो। इसके बाद में आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको स्किल सेट्स आती है कि नहीं आती है पीएम वाली। वो सर्टिफिकेशन देख के ही आपका कंफर्म हो जाएगा क्लाइंट को या आपकी कंपनी को कि भाई इसको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आता ही होगा। और चूंकि आपका कस्टमर रिप्रेजेंटेशन रहा है ऑलरेडी, आपने काम किया है, तो वैल्यू एडेड हो जाएगा। तो आप प्री सेल्स में जा सकते हो। प्री सेल्स, हर एक आईटी कंपनी में प्री सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें जा सकते हो। नहीं तो पूरे प्योर पीएम रोल में आ जाइए आप, बीए रोल में मत जाइए, स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ठीक है ना। हाँ, जेनरिक बीए में जा सकते हो आप कि डोमेन स्पेसिफिक ना हो, तो आप जेनरिक बीए में जा सकते हो कि भाई देखो मैं अपना प्रोफाइल बीए में बनाना चाहता हूँ, मेरे को बीए रिलेटेड सारी स्किल सेट से पूरी है अच्छे से, आप मेरा इंटरव्यू कीजिए, अगर मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं फिट हो रहा हूँ, मुझे चांस दीजिए। अगर डोमेन का नहीं है, हाँ गलती से आपको अगर कहीं सेल्स का डोमेन का कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो अच्छी बात है। जैसे कि सेल्स फोर्स, जो सेल्स फोर्स प्रोडक्ट है वो क्या है, सीआरएम और यही सब तो प्रोडक्ट है, उसका कोर प्रोडक्ट यही तो है। अगर आप वहां आपको चांस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, एनएबी, ये सारे सेल्स के कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हैं, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, तो वहां आपका डोमेन यूज हो जाएगा। तो अपने बीए स्किल्स आप इंप्रूव करिए भाई, बीए के कोर स्किल्स मजबूत करिए, और ये वाला कर लीजिए, पीएमपी सर्टिफिकेशन कर लीजिए अगर आपको प्री सेल्स या पीएम रोल में जाना है। नहीं तो आप बीए में कोई भी एजाइल स्क्रम का सर्टिफिकेशन कर लीजिए, सेफ प्रोडक्ट वगैरह का, ठीक है ना। राजशेखर, हाय, explain through English. Can explain through some people are not understanding Hindi language. Okay. Good. Thanks for asking this. Yeah. Okay. We'll do that. If the company is following agile methodologies, so they also use all the documents like BRD and SRS. If the company is following agile methodology, so they also use, no, they don't, they never do that. So in agile scrum process, if any of the company is using the project execution style in agile scrum as per the client requirement, and if the client is saying some kind of documentation, they will not ask you to prepare these all document. It could be only one of them. It could be a BRD, it could be FRD, or it could be FSD or SRS. That's it. FRD and FSD are same. Don't confuse. Okay, it's the same thing. FRD and FSD are same. Adil. Okay. Harshad, hi. Number one, is domain knowledge, any domain is a must to crack an interview? Yes, sometimes they ask, they go with a specific domain. If you don't have, they will not even shortlist you for interview. That's the bitter truth of these time, the current industry interview styles, shortlisting of resume. And especially this falls under the finance domain. If the finance domain, they are looking people, definitely they will not. I have tried n number of time, I never got a chance to give the interview. I know within 2 weeks of time I can learn whatever they are asking me, but they are not giving me chance. Okay, so it's a bitter truth of IT industries. क्या currently I have only basic knowledge of BFSI domain. Basic knowledge is enough, yaar, Harshad. Basic knowledge is enough. At least you know the basics of BFSI, right? You can go ahead. You can go ahead for applying those
finance domain companies. Go ahead. You will be already shortlisted about 1,000 or you will be 100. You're already shortlisted. You have already cut down 900 from the crowd. Hi Tanpreet, thanks for joining. What Agile Coach do in project? Agile Coach will introduce the Agile practice, okay, and it could be a corporate trainer which will introduce you to how to utilize the Agile ceremonies in your whole project. It will basically try to transform your execution style, project execution style in the Agile manner. Okay. So assume that Agile Coach knows everything about the Agile Scrum practices. Whereas your question is how it is different from Scrum Master. Scrum Master try to enforce that ceremonies within the team. Agile Coach will introduce, it will make you learn, make you understand, while Agile Scrum Master is ensure they are following that thing. Okay. Vicky, how much salary a BA can ask within 12 lakhs? No limit. No limit. I'm telling you, Vicky, no limit. 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. I have people who got into finance domain companies and they are paying like anything. Okay. When I said no limit, it will be applicable only for the paymaster companies, not the mid-level organizations. Paymaster means Deloitte, State Street, EY. Okay. Harshad. Second, I am working in a service-based organization. Good. The client tells the requirement since it is their products. Okay, yes, it's their duty only, correct. They just want this specific things to be developed. So the question is, as a BA, what values I can add? How do I justify my role as a BA here? What I have to share the details required already? How should I accept whatever they are saying? Some kind of analysis you have to do, right? Whatever the client is saying. Client will not tell you the exact requirement. Client will tell you the business requirement. You have to convert that business requirement into functional requirement. When I say functional requirement, it complies the kind of diagrams, use case diagrams, UML diagram, right? Whatever you prepare, right? Wireframes, database table designing, etc. These are things we value added on top of the business requirement. That way, if you go back to the client and then explain him, yeah, for this business requirement, we have come up with this, he will also understand, okay, my end product will be look like this and it will be covering these many things. Correct? So this is what the business analyst is being expected to do on top of the business cases. Okay. Hello, what I missed. Could you please create one video on the QR automation? नहीं आता भाई, I don't know. QR automation. The QR scanner, is it? How the QR functionality or use cases? Use cases I can create. Okay, and you can write your. I cannot tell you how the QR automation work, but I have worked on the 2D and 3D QR implementation. One of my project. Yes, we can. I can try to make one video on that. Yes. Basically, it is a very specific tool and technology where the developers has to be equipped with that. So as a BA, what you have to do is you should understand what is that. So it's suppose a 2D, it's a barcode, or 3D, it will become in the rectangle, correct? So 2D, what information you should carry in the 2D bars? It is the product ID, product category, product name, and then pricing, something. These information are essential. That's what and then batch number. These information go and store in each of the barcode lines. Okay. So you have to, as a BA, you have to tell to developer what information should be containing by the barcode or the QR code, 2D or 3D, doesn't matter. Okay, I will create a separate video on that. Okay. Okay, what next? Kapil, yesterday only I had taken an interview. You had taken, okay, where he asked,
Okay, you attended an interview. Okay. Ask me, have you made any documents like FRD? I said no. Why you said no? One of my teammates made that document. I have experience in BRD next interview. I had experience of BRD in next interview. Whatever. No, so that's what, guys, See, as a BA, if you are applying for any job, keep on saying, I'm urging you people, please build your core skills. Documentations is a core skill. BRD, I have a very lengthy and very dedicated video, guys. FRS, I have a very dedicated and lengthy video on that. Please go through, watch that. It's very simple. SRS, somebody asked me, I have to create that SRS also. I will create definitely. Okay, by next week, Saturday, definitely I will create and we will be able to watch by Saturday EOD or Sunday. Okay. So these documentations, boss, there is no excuse. You are a BA and you don't know. You cannot say I have never worked in that kind of methodology where you have been asked to create such documents. No, you cannot say. As a BA, you should be equipped with this minimum. It's simple example. If a plumber is going to repair a pipe, he don't carry with his toolbox. What is kind of a plumber, yaar? Imagine in that way, right? So we are BA, we should be equipped with the minimum skill sets. Okay? So you prepare yourself and answer confidently. You did that, and if client asks you to, okay, he will give the case study and he will ask you to come up with some documentation. Go, okay. Give me 1 day time, half day time. I will come up with the BRD, FRD, whatever you are asking. Okay? Mujammil, thanks for joining. Hi and good morning. I have theoretical knowledge of payment domain. उतना ही बहुत है यार. It's good enough. You have at least theoretical knowledge of payment. I don't have anything on that. I mean, the basics know everybody, but you might have a specific domain knowledge. Can I say yes in the interview and as a payment domain? Yes, of course. Of course, Mujammil. Again, out of 1,000 people, you are the first top 50 people in that domain. Then you are cut down 950 people. Okay, from that resume shortlisting. Okay, international payment, etc. Yes, international payments and visa and all that. Na, you need to learn a little bit more on that. If there is specific questions comes to you, then you should be able to answer. Okay. Raj, how much testing knowledge should we be? You can run the show without QA. That level of testing knowledge you should be having. I'm not asking automation of testing. Functional testing you should be able to perform without QA. Okay, so that's the level of knowledge you should be having. Okay, Raj, I'm telling to you, yeah, everybody. Prasad, thanks for joining. How does the change request happen in Agile Scrum? During the sprint demo, I think I already explained in past so many times. Okay, I'm explaining again. If during the demo client asks you to make any changes in the requirement, he's saying no, my expectation little change on this user story. What does it mean? It means he is changing the requirement expectations. What you will do, you will send that MOM to the client and you will create another story for the next sprint and then write that change and ask your developer to do that analysis and come up with that if it is feasible or not. How much it is first feasible, how much impact, how much effort. If all things goes well, you can accommodate in the next sprint. Otherwise, as a BU or PU will communicate back to the client boss, we have tried to address your change request, but it is not possible because of so reason. And if it is possible, you are happy to accommodate within the next sprint. That's how you have to do on the change request. Okay. If it is a billable project, monthly billing or something, not a fixed bid and it's a billable project, so you should add that as a change request in your next billing cycle, so that client has to pay that extra effort you put to address that change request. Hey Chetan, thanks. Yeah, okay, yeah, welcome. No, I don't know at this moment
I will try to come up with another. I don't know at this moment, yeah. So keep this channel as a interaction point for now. Let's see if we can have open another channel. Okay, to I don't know. Okay, but keep this live sessions weekly. Please come and join, and then we can try to answer all your queries if possible with me. Okay, Kapil. I'm working as a sales manager in retail domain. It's very good. Retail loans, retail market is very booming in the Malaysia and Singapore retail. And in the Gulf country. Gulf country, I will categorize. Gulf country is the top first retail domain they are asking, and then these Asian regions. Okay. So, and I worked across products. Should I tell them and made the dog as the last? Yes, yes, please go ahead. Yes, yes. And not just say, Kapil, you should do actually. Have you seen Drishyam movie? Huh? Drishyam movie, he went ahead and he lived that life without then he confront to his whatever the people who was coming and asking his questions. The confidence comes only when you live that thing. So you have to practice documentations. You have to keep drafting those requirements in the document. Then only you will be show as a confident. You will appear as a confident during the interview. Okay. Yes, in most of the organizations nowadays they give that they give one round of this kind of interview also. Okay. So you should be available to do that documentation for them for particular provided case study. Okay. So it is very normal nowadays. They ask another level of interview is do some documentation. Okay. So you do the practice and never hesitate. Okay. Hey Tanpreet, hi. So if situation comes up and BA is performing a UAT, BA is performing a UAT, okay, and business user is not happy. Why is not happy? He might have seen the sprint demos and everything, right? Why is not happy? Why is coming up during the UAT phase? Okay, carry on. Saying that not what I asked for. Why he didn't raise that question during the sprint demo? Okay. Then what will the BA approach? I told you the BA approach. He cannot say do end of the UAT. He should be sorting out during the sprint demo itself if it is not happening. Is the requirement. He should not give the sign off on the requirement BRD, FRS, SRS if that is the model, or he should not confirm your user stories or epics if it is not meeting to his expectations. Correct? So always involve client in your sprint demos. That will save for long term. Okay. So during the UAT, only few things, something here and there. He cannot say, "Oh, I was asking A and you was delivering Z." No, he cannot say. That's why you should be involving use client side SPOC or client side PU or client itself during the each sprint demo and capture their input. Okay. In Agile, in Scrum framework where BA is doing the UAT, no, it's not. It's a client side only. It's a client will do here. So, okay, example. You purchase one product. The installation team came and given the demonstration and during the installation. Who is validating the product is good or not? Installation went good or not? It's you, it's the customer. So it's a customer responsibility, Rajshekhar, okay? Harshad, okay, no problem at all. Welcome, guys. How to answer case study question in interview? Ask important to you. What exactly do the expert BA? Similar questions also ask. No. So case study is very simple. If they give the case study, you can say, okay, I will give me some time. I will come up with your requirements.
So every case history, I have that case history example also I have given, guys. I will again post in the comment, this video comment, okay? You can go through that case study. You can visualize for a case study how that BRD can be driven, how can FRS can be created, how the wireframes can be created, how the UML diagram can be created. I have given everything, guys, okay? So case study is just a tool to test your skill sets, okay? So case study, everything is not important in the case study. You have to highlight what is exactly important for me, what I have to capture. Customer also say 100 things, but is important things are a requirement is only 50 or requirement is only 60. So those 60 you have to capture, not all 100. Okay. During this discussion, he may say, I went to a hotel and had a very good food. That's not your requirement, right? But that kind of discussion may happen because you are friendly. BA is a friendly behavior to the client. They may talk to your personal life also sometimes. But that is not the requirement. So you have to always have that skills to differentiate the what is requirement, what is non-requirement. Okay. Hey Raj, thanks for explaining. Okay, this functional testing knowledge, work experience is enough for yes, yes. Functional testing knowledge is enough. Yes, correct. 100%. There is no automation testing requirement from BA. If somebody is asking, you can say hire a dedicated role, automation tester. Why are you expecting from me? Okay. Is cab and tab come in a pre-pod environment? What is this cab and tab? Tab. I am not aware about that. What is this? Can you please explain, Tanpreet? What is that? Cab and tab, full form? Change advisory board. Oh, good. IoT. Okay. Origin natural. Okay. What IoT? Internet of Things. Okay. Internet of Things. Just give me 1 second, Tanpreet. I'm answering your thing. Origin natural. Okay. Thanks for joining. What is IoT? It's the Internet of Things. Suppose you need any particular response from a particular device or from particular system to feed your system to take that input. Example, if a garbage, it's a garbage bin is filled how much level, you want to capture that information so that you can schedule the pickup of garbage bin to dump it to dump yard and then replace it with the new bin. So the IoT comes in that picture. So you will place a device in that bin. That device will always keep on measuring that level of a garbage filled in the bin. And then once it is reached to that threshold, it will send an alert to the garbage collector team. They will come and pick up that, okay, and replace with the empty bin. That's the use of the IoT, Internet of Things. Change advisory board, technical advisory board. Okay. It's very simple thing here. If in your organization, if such roles exist, so example, any changes comes from the client, it has to go through the change advisory board before accepting or rejecting. It means you will collect all the change requests asked by the client. You will set up a meeting with the change advisory board, or maybe the change advisory board already have in iterative meetings, recurring meetings already set up with you. So where every other modules or other project people come and they speak out, oh, from my project these changes comes, from this project these changes comes. So they take a decision how we need to respond those changes, because they are responsible for the billing and other stuff. That's the change advisory board. Technical advisory board, yes, it's a group of people. So any challenging things you are facing in your project, by your developer, by your architect, there would be a forum within your organization where you can go and discuss and get some solution. Okay, so these are not these boards are exist within your organization to help you out. Okay,
I think I answered. Okay. Okay, Raj, thank you. I was asked in the interview, how do you solve a conflict between stakeholders? Huh? Definitely they ask this question. Definitely they ask this question. So conflict management is another skill sets of a BA. So if a stakeholder one is saying requirement A, stakeholder B is saying requirement B, then which one you have to take? How you resolve that conflict? There you can bring your architects, your development team, your QA team, sit together, and if suppose they are not available, you have to alone do. So come up with the logical facts, the data facts, the diagram facts with the help of. You come up with the wireframe. You come up with the table design. If I go with your requirement, these are the things I have to do. If you I go with your this the requirement, I have to come up with this. Present those two models with the client. They will agree. Oh, yeah, it's correct. The A model is good only. So they will accept that. If suppose they are so much rigid, they are not accepting anyhow. Escalate this to your project manager. Project manager will take it to the next level. You cannot keep on chasing the client also for resolving the conflicts. You try your level best with the data support and then UI, whatever the support, the diagram support, the UML diagram support, to prove your thought which you are preferring out of two. And then if they still doesn't responding, is not resolving, just escalate to your project manager, boss, there is something wrong, please intervene that. Then they will talk to the separate client, boss, this is not possible, so reason, now please confirm, otherwise the project will be delayed and all. Okay, so these things will be spoken by your project manager. Okay. Okay, I'm getting headache now. Okay, one important thing, guys. Okay, so in this channel you might be seeing some kind of other steps. Okay, non BA related thing. Okay, my nephew wants to post some kind of funny videos and all that. So if you like, you can watch. Otherwise, you can ignore. But always, I will be keep on posting my videos, and then I will be always coming up to Sunday to lab chat this kind of sessions. Okay, so enjoy, guys. Keep learning, and please learning the core concept again. Okay. Okay. And then please come this Sunday. We always will be interactive. This is lifetime. This is lifetime. Okay. This is lifetime bonding. Okay. Okay. uh, Thank you. I will answer some of the questions post that. Okay. Balsamic. Okay, I will do that. Figma. Okay, I will do that. Okay, I will do that surely. Yeah. Thank you, guys. Thank you for joining. Okay. Keep watching. Thank you very much. Bye bye.